बीएससी पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका नाम है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, कौन सी ऊष्मा है जिसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो किसी निकाय के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा निकाय की विशेष ऊष्मा कहलाती है। तो ये जो परिभाषा है इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं विशेष ऊष्मा को C से लिखते हैं और एकांक द्रव्यमान के लिए इसका सूत्र होता है dQ/dt। अब C है वो dQ के बराबर हम लिख सकते हैं। हमेशा कभी भी किसी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए उसके सूत्र में जो हर में जो मान आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है dt यानी ताप में परिवर्तन, और उसको 1 डिग्री कर दिया। सेंटीग्रेड हो चाहे कोई भी यूनिट हो, हम इसका मान एकांक ले लें यानी ताप में परिवर्तन 1 डिग्री कर दें तो विशिष्ट ऊष्मा का मान उसको दी गई ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। यानी हम निकाय को ऊष्मा दें और उसके ताप में वृद्धि 1 डिग्री हो जाए, है ना, तो वो ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। यानी वह आवश्यक ऊर्जा जो उसके ताप को 1 डिग्री बढ़ा दे, यानी ताप में परिवर्तन एकांक कर दे, उस मात्रा को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। यानी पहले अगर 37 डिग्री है और आप उसका उतने ऊष्मा दें कि उसका ताप 38 डिग्री हो जाए तो वो ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। 40 है तो 41 हो जाए, 100 है तो 101 हो जाए, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे dQ क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा, तथा dt है निकाय का ताप में परिवर्तन dQ ऊष्मा के कारण। तो विशेष ऊष्मा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा, तो स्थिर आयतन पर होगी तो हम C के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे आयतन का, जिसको इंग्लिश में हम वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए ये CV कह दिया। तो स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा हो गई, तो वो dQ/dt का सूत्र है, उसमें बाहर आप ब्रैकेट में नीचे V लगा देंगे, इसका मतलब V का मान स्थिर है। यदि किसी से कोई पात्र है और उसका आयतन नहीं बदलता है तो आप जो भी ऊष्मा देंगे उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, इसलिए dQ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dQ। यानी dQ जो हम ऊष्मागतिकी के नियम से कहते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के बराबर होती है। तब किया गया कार्य चूँकि dW क्या होता है, P/dV, और आयतन यहाँ नियत है तो dV आयतन में परिवर्तन 0 होगा, इसलिए डेल्टा W यहाँ पे चला गया, तो जो भी है वो dQ dU के बराबर होगा। इसलिए इस सूत्र में CV में आप dQ को du लिख सकते हैं और इस तरह से du/dt यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ताप के साथ कितना हो रहा है वही उसकी विशेष ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा। और दूसरी होती है स्थिर दाब पर विशेष ऊष्मा, यानी जो आपका पात्र है उसका दाब कांस्टेंट रख दें, तो C के नीचे प्रेशर दाब को हम P से लिखते हैं, इसका इनिशियल सबस्क्रिप्ट अनुलग्न हम लगा देंगे P, इसलिए ये CP कहलाएगा, यानी स्थिर दाब पर विशेष ऊष्मा, और उसका सूत्र है dQ/dt, उसको ब्रैकेट में बाहर आप P लिख देंगे तो ये स्थिर दाब पर विशेष ऊष्मा हो जाएगी। तो लेकिन dQ = du+dW यहाँ पे आ रहा है और dW अब 0 नहीं है, इसलिए इस dQ का मान पहले वाले dQ से अधिक होगा, यानी CV से अधिक होगा, इसलिए हम कह सकते हैं CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ठीक है, स्थिर दाब पर विशेष ऊष्मा का मान हमेशा स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा के मान से अधिक होगा, क्योंकि हमारा जो पात्र है उसका आयतन अब फिक्स नहीं है, तो जो भी आप ऊष्मा उसको dQ दे रहे हैं तो वो उसकी जो अंदर गैस भरी है या जो भी पदार्थ है उसकी आंतरिक ऊर्जा में तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन वो उसके अगर ऊपर पिस्टन लग रहा है तो उसका आयतन में भी वृद्धि करेगा, तो किए गए कार्य में भी उसकी ऊष्मा खर्च होगी, इसलिए उसको अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसलिए अंश का मान क्योंकि बढ़ जाएगा इसलिए CP का मान भी बढ़ जाएगा, इसलिए CP का मान CV से अधिक होता है। तो ये तो विशेष ऊष्माएं आपने पढ़ी, CV और CP स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हमने दोबारा पढ़ लिया।
अब आगे कहना चाह रहा है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार ठोसों में परमाणु अपनी माध्य अवस्था के प्रति कंपन करते हैं। चूँकि एक विमीय गति के लिए ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत से कुल ऊर्जा 2 × 1/2 kT। हम जानते हैं ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत में आपको एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे आ रहा है कि प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 kT होता है। ये ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है, जहाँ के वोल्टेज मान नियतांक है और T उसका ताप है, अणु का जहाँ भी पदार्थ है उसका। लेकिन अगर हम उसकी कुल ऊर्जा निकालना चाहते हैं, ये तो प्रति स्वतंत्र कोटि है, लेकिन एक विमीय गति में उसकी एक्स दिशा में यदि कोई कण चल रहा है तो उसकी स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। या तो वो धनात्मक एक्स दिशा में जाएगा या ऋणात्मक एक्स दिशा में, ठीक है। तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ kT को आप 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यही कर रखा है, 1/2 kT को उसकी स्वतंत्र कोटि की संख्या 2 से गुणा कर दिया तो उसका मान kT हो गया। क्योंकि ठोसों में परमाणु अपनी माध्य स्थिति से त्रिविमीय में यानी 3 डायमेंशनल कंपन गति कर सकते हैं। अतः ठोसों की जो कुल ऊर्जा है वो यहाँ पे 6 × 1/2 kT हो जाएगा। 3 में है, लेकिन हम एक दिशा में फिर x दिशा में 2 ले रहे हैं, प्लस x और माइनस x। इसी तरह से y में है तो प्लस y और माइनस y, और z में है तो प्लस z और माइनस z। तो टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। इसलिए हाफ kT को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 kT, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बता रखा है, U = 3 kT। तो ये हो गया हमारे पास औसत कुल ऊर्जा का मान त्रिविमीय परमाणु अगर गति करता है तो एक मोल ठोस पदार्थ के लिए हम, ये तो एक अणु की बात हुई। अगर एक मोल में हम जानते हैं कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर अणु होते हैं, तो एक अणु की ऊर्जा यदि 3 kT है तो एक मोल की कितनी हो जाएगी, उसको 3 kT को n0 से और गुणा कर देंगे, जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। और हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर को यदि वोल्टेज मान गुणांक से गुणा कर दें तो वो गैस नियतांक R के बराबर होता है। इसलिए इस सूत्र में यहाँ पे n0k को R लिख दिया, तो ये 3RT हो गया। तो एक मोल ठोस पदार्थ के लिए औसत ऊर्जा का मान इस तरह से आप ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के अनुसार लिख सकते हैं, 3RT। अब आगे कह रहा है, एक मोल पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो निकालना चाहें तो CV का सूत्र होता है स्थिर आयतन पर, ठीक है ना। तो वो dQ/dt हो गया, और dQ को हम du लिख सकते हैं, है ना, पहले ही पढ़ा अपन ने। क्योंकि आयतन स्थिर रहता है तो dQ का मान du के बराबर होगा। du आपने u निकाल चुके हैं, 3RT, ठीक है ना। यदि इसका t के साथ अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ बता रखी है, CV का मान 3R आ जाता है। और यही ड्यूलॉन्ग-पेटिट ने बताया था, और इसको ड्यूलॉन्ग-पेटिट का नियम भी कहते हैं कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान ठोसों के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि R गैस नियतांक है, और इस तरह से इसका मान 3R आ जाता है। CGS पद्धति में R का मान लगभग 2 के बराबर होता है, तो हम इसको 6 ले लेते हैं, जबकि MKS यूनिट में इसका मान 8.3 के आसपास होता है। तो इस नियमानुसार, यानी ड्यूलॉन्ग-पेटिट के नियम के अनुसार, ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा ठोस के ताप पर निर्भर नहीं करती। CV में जो सूत्र है वो 3R आ रहा है, इसमें ताप कहीं नहीं आ रहा है। इसलिए आप यदि निकाय का ताप कुछ भी रखें, उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर आयतन पर, वो कांस्टेंट होगी। एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, स्थिर आयतन के लिए सूत्र है ये, न कि CP के लिए। विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता के प्रायोगिक वक्र चित्र जो हमारे पास 1.8, ये ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ जो परिवर्तन बता रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा ताप का फलन होती है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाते हैं, इसका मान बढ़ता है, और उच्च ताप पर प्रायोगिक वक्र ड्यूलॉन्ग-पेटिट नियम का पालन कर रहा है, और ये कांस्टेंट हो जाता है। ये देखिए 3R वाई एक्सिस पे CV है, और इसका मान यहाँ पे 0 है, और वहाँ 3R पे ये जाके उच्च ताप पर कांस्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 320 के आसपास, ये केल्विन में है, ठीक है ना। हम जानते हैं 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इस तरह से ये 273 से ऊपर ये लगभग क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी सामान्य ताप से ऊपर ये कांस्टेंट हो गया। तो
उच्च तापों पर प्रायोगिक वक्र ड्यूलोंग पेटिट द्वारा बताई विशेष ऊष्मा 3R के निकट है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे निम्न ताप पर यानी 0 केल्विन की तरफ पहुँचते पहुँचते इसका मान 0 हो रहा है। तो क्या रिजल्ट रहा कि निम्न तापों पर प्रायोगिक वक्र तेजी से घटकर 0 की ओर अग्रसर होते हैं। यह परिणाम चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं समझाए जा सके। इसका कारण जो है वो बाद में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टाइन ने दिया था। अतः चिरसम्मत सिद्धांत ठोसों की विशेष ऊष्मा की व्याख्या करने में असफल रहा और 1906 में आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाकर ठोसों की विशेष ऊष्मा की व्याख्या की। धन्यवाद।